हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम हौस से इसलिए रहे हैं क्योंकि आज हमको दुनिया का आसान सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको जो है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे भी हमें पढ़ाना पड़ेगा। ये पैसा से रिलेटेड चीज़ अगर आपको पढ़ाना पड़ जाए तो क्या कहल जाए, धन्य हैं आप लोग, है कि नहीं। चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि सरकार के टैक्स वसूले के क्या स्रोत है, यानी कि सरकार के टैक्स कहाँ कहाँ से आता है। अभी पढ़ावे पड़ेगा क्वेश्चन। बताएं, संपत्ति, आप जो संपत्ति रखे हैं उस पर भी टैक्स वसूलल जाता है। आप जो खा रहे हैं, खाना खरीदे जाते हैं, उससे भी टैक्स वसूलल जाता है। आपके ज़मीन पर जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ से टैक्स वसूला जाता है। बहुत प्रकार से सरकार जो है टैक्स वसूल सकती है। आप हमारे नोट्स में देखेंगे, अभी तक नोट्स रेडी नहीं हुआ है तो हम नहीं कहेंगे कि लीजिएगा। सीमा शुल्क होता है, संपत्ति शुल्क होता है, निगम कर होता है, आयकर कर होता है, बहुत सारा टैक्स होता है जहाँ से सरकार जो है राजस्व वसूलती है। नेक्स्ट है कि कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है। अगर बनावेला कहता तो हम लोग बना भी सकते थे। ऐसा होता है, ऐसा देखिए, एगो ऐने और एगो ऐसे, है कि नहीं। अब बीच में से एगो ऐसे निकल रहता है। तो कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति जो है आयताकार होती है। समझ गए, आयताकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजस्व प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है। राजस्व प्राप्तियों के किन्हीं दो घटकों को लिखें। दुनिया के एगो आसान प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न है। यानी कि टैक्स वसूलने से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम किताबी लैंग्वेजेस में बताएं तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी टैक्स को जो है हम लोग राजस्व प्राप्ति कहते हैं। यानी सरकार जितना टैक्स वसूलती है वो भी जो है क्या है, राजस्व प्राप्ति ही है। और सरकार जो किसी को लोन देले रहती है, वो पे ब्याज लेती है, वो भी जो है राजस्व प्राप्ति है कि नहीं। तो राजस्व प्राप्ति से समझ गए कि सरकार जो टैक्स वसूलती है उसी को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। राजस्व प्राप्ति के किन्हीं दो घटक को लिखें। यानी राजस्व प्राप्ति कहाँ कहाँ से होता है, तो एगो आयकर से होता है। आयकर मतलब का, जो आप पैसा रखे हैं उस पर टैक्स वसूला जाता है। संपत्ति कर से होता है, जो आप संपत्ति रखे हैं उस पर टैक्स लेवल जाता है। आपसे जो है और बताएं कि निगम कर होता है, जहाँ पे आप रहते हैं ऊपर टैक्स वसूलल जाता है। जितना मन करे लिख दीजिए, जो मन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। आइए एक और दुनिया के आसान प्रश्न है। नगद आरक्षित अनुपात से हम क्या समझते हैं। किताबी लैंग्वेजेस एक बार बता देते हैं, नोट्स जो बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। कि प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इसी निश्चित अनुपात को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अब आइए अपन भाषा में हम आपको बताते हैं। नगद आरक्षित अनुपात कहने का मतलब है कि कोई भी, अगर आप प्राइवेट बैंक के बारे में प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम जो है एक प्राइवेट बैंक जो है खोलना चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक खोलने के लिए हमको जो है पहले आरबीआई के पास कुछ जो है नगद पैसा रखना होगा। और वही नगद पैसा के रूप में जो है आरबीआई हमको लोन देगी, जिससे हम अपना बैंक खोल सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग नगद आरक्षित अनुपात। समझ गए कि कोई भी व्यावसायिक या प्राइवेट बैंक जो है वो नगद के रूप में आरबीआई के पास कुछ पैसा रखती है, जिसके बदले में आरबीआई जो है उन बैंकों को लोन देती है। उसी को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अब आइए एगो आसान प्रश्न में आते हैं कि निवेश गुणक को परिभाषित करें। आखिर ये निवेश गुणक होता क्या है। चलिए एगो लैंग्वेज बताते हैं, किताबी लैंग्वेज, कि निवेश में वृद्धि करने की प्रेरणा को निवेश गुणक कहते हैं। निवेशकर्ता को निश्चित समय अंतराल पर लाभ मिलता है। एक अगर हम अपन भाषा में बताएं कि निवेश गुणक होता क्या है, तो आप सूद पे जो पैसा चलाते हैं उसी को निवेश गुणक कहा जाता है। यानी कि किसी को हम मान के चलिए कि 1000 रुपया दिए,
1 महीना बाद उस पे जो है हम 5% सूद लिए तो उ जितना 1000 तो लेवे करेंगे और ओकरा बाद 5% ओकरा से सूदो लेंगे, तो जितना टोटल पैसा आएगा उहे कहलाएगा निवेश गुणक। यानी कि एगो निश्चित समय के बाद वो पैसा पे हमको जो है ब्याज मिलते रहेगा। अगर हमर भाषा में कहल जाए कि निवेश गुणक किसे कहते हैं, तो सूद पे चलावल पैसे के निवेश गुणक कहते हैं। लेकिन ऐसे लिखिएगा नहीं, नंबर उम्र नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स में ऊपर किताबी भाषा लिखे पड़ता है, समझावेला हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है। आइए दुनिया के एक आसान प्रश्न। सार्वजनिक वस्तुएं उस वस्तु को कहते हैं जेकरा कौनो आदमी यूज कर सकता है, गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय, सब आदमी। जैसे कि का मंदिर, मस्जिद, कॉल, जो सार्वजनिक हो, ये सब जो है कौनो आदमी यूज कर सकता है, उसी को सार्वजनिक, चाहे वो पैसा देवे या चाहे नहीं देवे। जैसे कि रेलवे, अब रेलवे में गरीब और अमीर देखल जाता है। प्रशासन में गरीब भी जाके केस कर सकता है, अमीर भी जाके केस कर सकता है। मंदिर में गरीबों पूजा करेगा, अमीरों करेगा। तो ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं सार्वजनिक वस्तुएं कहलाते हैं। ये सब बताइए, ये सब हमको पढ़ाना पड़ रहा है, कितना लज्जा की बातें हैं, है कि नहीं। दुनिया के आसान प्रश्न है। आइए, सामान्य वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, चलिए बताते हैं। सार्वजनिक तो जान गए कि किसे कहते हैं, जिसका सब लोग यूज करता है। सामान्य वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदते हैं पैसा देके, उसी को सामान्य वस्तुएं कहते हैं। सामान्य वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिसको हम पैसा देकर खरीद कर उपयोग कर सकते हैं, उसी को सामान्य वस्तुएं कहते हैं। खाने के चीज़, घर बनाने के चीज़, चाहे कुछ जो आप पैसा देके खरीद रहे हैं अपना आवश्यकता पूर्ति के लिए, उसी को सामान्य वस्तु कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मांग के नियम को परिभाषित करें। ये मांग के नियम का होता है। मांग के नियम मतलब कि मांगने का नियम नहीं, मांग का नियम कि बाजार के मांग का नियम क्या कहलाता है। तो बाजार के मांग के नियम तनी हमरा से समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु का रेट कम होता है तो वस्तु ज़्यादा बिकता है। एगो एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। मान के चले कि टमाटर 10 रुपये किलो है ना, तो सब आदमी जाएगा तो आप कुछ लेवे चाहे नहीं, टमाटर जरूर लेगा। लेकिन अगर टमाटर वही 100 रुपये किलो हो जाए तो सब आदमी नहीं लेगा, कोनो आदमी ही लेगा। इससे आप क्या समझें कि किसी वस्तु का जब कीमत कम होता है तो उसका मांग ज़्यादा होता है कि नहीं। और किसी वस्तु का अगर कीमत ज़्यादा होता है तो उसका मांग कम हो जाता है। तो मांग के नियम ये है कि वस्तु के मांग के नियम से हम यह समझते हैं, या मांग के नियम को परिभाषित करला कहे तो एक बार किताबी लैंग्वेज बता देते हैं यार, लिख लीजिएगा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, मार्शल जी कहले थे, मार्शल इकोनॉमिक्स में थे, नाम उम सुने होंगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो, कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसका मांग घटता है, अगर किसी वस्तु का कीमत घटता है तो उसका मांग बढ़ता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो अगर शनि सर के कोर्स जो है फ्री में रहे तो सब आदमी मज़ा लेवे, है कि नहीं, सब आदमी पढ़ेगा। लेकिन तनी मनी पैसा लेवे ना शनि सर, ये नहीं पढ़वा हो, तो ये होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। दुनिया के दूसरा 9वां आसान प्रश्न है कि कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। वस्तु की मांग की प्रतिशत में परिवर्तन और वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को ही मांग की लोच कहते हैं। कीमत मांग की लोच कहते हैं, नहीं समझे सर। वस्तु की मांग में परिवर्तन यानी कि वस्तु पहले खूब डिमांड था उसका, जैसे आलू सस्ता था तो खूब डिमांड था, लेकिन अब उसमें जो है कुछ परिवर्तन हो गए, डिमांड कम हो गया और वस्तु की कीमत में भी जो है कुछ कमी आ गई, है कि नहीं। उसी को कहते हैं हम लोग कीमत मांग की लोच। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एगो आऊ आसान प्रश्न दुनिया के, वैसन अर्थव्यवस्था जिसमें सभी लोग व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो, उसी को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब कहें तो हम वैसन व्यवस्था चाहे अर्थव्यवस्था जेकरा में गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, मध्यम वर्गीय परिवार भी बिजनेस कर सकता है, उसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बताइए, इकोनॉमिक्स जो है हार्ड है, ये दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है, और आप लोग जो है कौनों सब्जेक्ट के हार्डे बना दिए हैं, का जानी का है। हमारा तो नहीं लगता है कि कुछ हार्ड है कौनों सब्जेक्ट। आज देखिए, ज़्यादातर अगर हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाने वाला कोनो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन दिक्कत होता है यार, है कि नहीं। चलिए वीडियो देखे हैं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद।